हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भयाना। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको व्याकरण के टॉपिक समास के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, समास विग्रह, समास के भेद आदि के बारे में बड़े ही आसान तरीके से उदाहरण सहित मैं आपको समझाऊंगी और आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपके परीक्षा में बिल्कुल भी अंक नहीं कटेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करें। बच्चों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, मिश्रण या संक्षिप्त। तो इस तरह से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना की विधि को समास रचना कहा जाता है। आप ये देखिए, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, नीला है कंठ जिसका यानी नीलकंठ। तो इन उदाहरणों में वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक एक शब्द बनाया गया है जिनका कोई ना कोई अर्थ है। तो शब्दों के संक्षेपीकरण की यह प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समास रचना में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद यानी कि पहला पद और दूसरा होता है उत्तर पद यानी कि दूसरा पद या बाद का पद। अब जैसे एक शब्द है आपका नीलकंठ, नीलकंठ में नील, नीला, ये हो गया आपका पूर्व पद और कंठ उत्तर पद। तो समस्त पद आपका कैसे बन गया, पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर आपका समस्त पद बन जाता है। अब हम जानेंगे समास विग्रह के बारे में। विग्रह का मतलब अलग अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे आप ये देखिए उदाहरण, गंगा जमुना, ये है आपका समस्त पद। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा गंगा और यमुना। नेक्स्ट है आजन्म, ये है आपका समस्त पद। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा जन्म से लेकर, ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। अब हम करेंगे समास के भेद। समस्त पदों में किस पद की प्रधानता है, इस आधार पर समास के चार भेद किए जाते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, और किसी समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और किसी में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो पदों की प्रधानता के इन चार आधारों पर समास के निम्नलिखित चार मुख्य भेद किए जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम आगे इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वास्तव में समास के चार भेद ही माने गए हैं। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, तो कुछ विद्वान इन्हें अलग भेद मानकर ये समास के 6 भेद बना देते हैं। तो हम सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी में जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें अव्यय, जिस समास में पूर्व पद यानी कि जो पहला पद प्रधान होता है और वह कोई ना कोई अव्यय होता है, तथा पूरा जो आपका समास पद होता है, जो समस्त पद होता है, वह अव्यय का काम करे, तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसमें दूसरा पद गौण होता है और इसमें कहीं कहीं किसी किसी उदाहरण में एक ही शब्द को दोहराया जाता है और समास करने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है। तो आप उदाहरण से समझें, आजीवन। आप देखो कि इसमें आ शब्द अव्यय है और जीवन शब्द है, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा आपका जीवन भर। प्रत्येक, प्रति एक मीन्स हर एक। गली गली, प्रत्येक गली। बीचों बीच, ठीक बीच में या बिल्कुल बीच में। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि शब्द पूरा रिपीट हो जाता है। यथा विधि, विधि के अनुसार। बेशक, बिना शक के या शक के बिना। एकाएक, अचानक। प्रतिवर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। तो इन उदाहरणों में आप देखो जो पहला पद है वो प्रधान है, पहले पद के अनुसार ही उसमें परिवर्तन आया है। अव्यय क्या होता है, जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता।
इस समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। समास विग्रह में जहाँ कहीं भी के प्रसर्ग का प्रयोग दिखाई देता है, वास्तव में वह विभक्ति चिन्ह नहीं होता, बल्कि उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा विधि के अनुसार, ये विभक्ति चिन्ह नहीं है, ये केवल उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। तो इस तरह से अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है वो गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद के संज्ञा होने पर उसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, दूसरे से लेकर सातवीं विभक्ति तक कोई एक विभक्ति अवश्य होती है और उत्तर पद में हमेशा पहली विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास में समास प्रक्रिया में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले प्रसर्गों या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जिस कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है उसी के नाम से समस्त पद को पुकारा जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। गौशाला, गो के लिए शाला, लिए प्रसर्ग का प्रयोग है तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष हो गया। भारतवासी, भारत का वासी, तो ये आपका हो गया संबंध तत्पुरुष। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, लिखा हुआ किससे, हाथ से, तो ये से करण तत्पुरुष। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मुक्त किससे हुए, रोग से, अलग हो गए, तो ये कौन सा हो गया आपका अपादान तत्पुरुष। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कुशल किसमें है, कार्य में, तो ये आपका हो गया अधिकरण कारक आपका जो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों से, पर, में, के आदि का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय पदों में समास किया जाता है। इस समास में भी पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इनमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता। आप देखिए महादेव, महान है जो देव, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया गया है। विशेषण महान है और देव विशेष्य है। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, इसमें भी विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया गया है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, उपमान और उपमेय का संबंध। वचनामृत, अमृत के समान वचन, उपमान और उपमेय का संबंध। तो इस तरह से कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान रहता है। आगे हमारा तत्पुरुष समास का जो उपभेद द्विगु समास। द्विगु समास की जो मुख्य निशानी है वो क्या है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो कोई ना कोई संख्यावाची विशेषण होता है और ये किसी समूह विशेष का बोध कराता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। आप उदाहरण देखिए त्रिलोक, त्रिलोक, इसमें त्रि शब्द यानी तीन, तो जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो तीन लोकों का समूह या समाहार। दो राहा, दो राहों का समूह। सप्ताह, सप्त यानी सात, सात दिनों का समूह। पंजाब, पंजाब, पांच नदियों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो इस तरह से जब आप द्विगु समास का विग्रह करेंगे तो आप देखो पहले जो त्रिलोक में लोक शब्द एक वचन था, लेकिन विग्रह करते समय वो लोको, वो बहुवचन बन जाता है। राह का राहो बन गया, दिनों बन गया, नदियों बन गया, रंगों, ये खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों की अपनी अपनी महत्ता होती है। इस समास के समस्त पद के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, अक्सर योजक चिन्ह लगा होता है, हमेशा नहीं। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या तथा आदि समुच्चय बोधक अव्यय लगाए जाते हैं। आप उदाहरण से समझिए, जैसे देखो दाल रोटी, दोनों ही पदों की अपनी वैल्यू है, दाल और रोटी। दाल का स्थान रोटी नहीं ले सकती और रोटी का स्थान दाल नहीं ले सकती। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। हार जीत, हार या जीत, या तो हार होगी या जीत होगी। लाभ हानि, लाभ या हानि। तो इस तरह से द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कभी कभी तीन पद भी होते हैं, जैसे तन मन धन, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा तन मन और धन, तो तीन पद भी
हो सकते हैं। बहुब्रीहि समास के में जो दोनों ही पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही गौण होते हैं और ये मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा जिसमें वही जो तीसरा पद होता है प्रधान होता है। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी, यहाँ चक्र और पानी इन पदों से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, और यदि हम ये कहें कि चक्र है पानी में जिसके, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है और मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है कि किसके पानी में चक्र है। पानी मीन्स हाथ। तो यहाँ चक्र पानी का अर्थ चक्र पानी के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चक्र पानी कहने का मतलब ये है चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। यहाँ चक्र या पानी पद प्रधान नहीं है बल्कि विष्णु प्रधान है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, निशा, रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। मृगनयनी, मृग जैसे नयनों वाली, अर्थात कोई स्त्री विशेष। सबकी तो आंखें मृग जैसे नहीं होती, तो इसलिए विशेष की ओर संकेत किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर बता देती हूँ। तो कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि के एक समान होते हैं, जैसे नीलकंठ। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। और अगर ऐसे लिखा जाए नीले कंठ वाला, तो नीले कंठ वाला तो कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। ऐसे ही पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास हो गया। पीले कपड़े वाला कोई भी हो सकता है, आप भी, मैं भी, कोई भी हो सकते हैं, तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी बरतकर और ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास करके आप बड़ी ही आसानी से समास के जो भी प्रश्न आपके आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो समास विग्रह करने के लिए आए या समस्त पद बनाने के लिए आए। थोड़ा सा अभ्यास करना है और आपने थोड़े से नियमों को याद करना है। ये छोटे छोटे नियम अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। अभ्यास करने से ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको आगे भी समझाती रहूँगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।